अल्फाज नहीं मिलते मगर तबसरा भी नहीं करता। एक विजिटर इंग्रेड से मिलने आया है तो वो उसे डॉल हाउस से निकाल कर एक प्राइवेट रूम में ले जाता है और ज़रा देखो तो ये वही बॉय है जो आशा की बेसमेंट में था। यकीन नहीं आता कि वो जिंदा निकल आया है। आखिरकार हमें इस स्नेकी किड के बारे में कुछ आंसर मिल सकते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर अपना तारुफ करवाता है चेरिस ब्लाइंग, एक मेज ऑफ क्रेशन। कमाल है, कोई शख्स जो अभी एक हफ्ता पहले तक लॉक्ड अप और टॉर्चर था इतना हेल्दी कैसे लग सकता है। चेरिस इंग्रेड को अदा कराने के लिए बेहद ग्रेटफुल है। वो अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया कि वो खुद उस सेल में कैसे पहुंच गया था। उसने तो बस साशा को कहा था कि वह उसके लिए काम नहीं करना चाहता और किसी तरह वो कैप्टिव बन गया। वैसे भी वो ये कहानी सुनाने नहीं आया, वो तो सिर्फ एक गिफ्ट देने आया था अपनी एप्रिसिएशन के तौर पर। वो इंग्रेड को एक छोटा सा बॉक्स देता है जिसके अंदर एक नेकलेस होता है और उससे कहता है कि उसे ट्राई करे। जैसे ही वो नेकलेस पहनती है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पता चलता है कि यह नेकलेस चेरिस ने खुद खोज किया था। यह ऐसी डिज़ाइन किया गया था कि पहनने वाले के मुताबिक अपनी शक्ल बदल सके। और क्योंकि इंग्रेड एक ज्वेल टायर में है, नेकलेस मॉप होकर एक ऐसी जगह छोड़ देता है जहां वो एक ज्वेल रख सके। यह इंग्रेड के लिए बिल्कुल एक लाइट बल्ब मोमेंट था। उसे फ़ौरन समझ आया कि दाशा उस लड़के को कैप्चर क्यों करना चाहता था। यकीनन वो ऐसा एक्सेसरी चाहता था जिसमें इंग्रेड को ज्वेल डिस्प्ले हो सके। इसका मतलब है कि वो काफ़ी अच्छे से ये सब प्लान कर रहा था। इंग्रेड के चेहरे के तासरात देखकर चेरिस परेशान हो गए कि शायद उसे ये पसंद नहीं आया। इंग्रेड ने यकीन दिलाया कि नेकलेस वाकई ब्यूटीफुल है मगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। विंटर फौरन समझ गया कि वो अनकंफर्टेबल है, इसलिए उसे नरमी से चेरिस को रुखसत होने के लिए कहा। वो इतनी दूर से सिर्फ एक प्रेजेंट देने आया है और अब इंग्रेड उसे लेना भी नहीं चाहती। इंग्रेड ने नेकलेस वापस देने की कोशिश की जब वो अपनी कैरेज में बैठा रहा था, मगर चेरिस ने तकरीबन मिन्नत की कि वो इसे ले ले। उसे किसी न किसी तरह अपना कर्ज चुकाना था और यही नेकलेस वो दे सकता था। उसने बड़ी नरमी से यह पूछा कि क्या इंग्रेड वाकई एलिमेंट फैमिली के साथ खुश है या कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं रह रही। देखना कितना स्वीट है ये। हाउस एलिमेंट के बारे में जितने भी अफवाहें, इंग्रेड ने उसे यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक है और एक मुस्कुराहट के साथ उसे रवाना किया। जब उसकी कैरेज नज़रों से ओझल हो गई तो इंग्रेड ने विंटर से पूछा कि उसने उसे अपने घर क्यों रहने दिया जबकि बाकी सब इतने क्लियरली वेलकम है। ऐसा लगता था कि उसे इंग्रेड के बारे में बहुत कुछ मालूम है, खासतौर पर उसके पावर्स के बारे में, मगर हमेशा की तरह उसने उसके तमाम सवालात अवॉइड कर दिए। उसके बजाय उसने नेकलेस की तारीफ की। इंग्रेड को लगा कि यह उस पर सूट नहीं करता, मगर विंटर ने बताया कि यह नेकलेस तो खुद को वेरियर के ट्रू सेल्फ के मुताबिक रेडिज़ाइन कर लेता है, तो उसे बस एक्सेप्ट कर लो गर्ल, यू आर गॉर्जियस इनसाइड एंड आउट। विंटर वापस गार्डन में जाता है जहाँ वो अपनी बहन को स्वॉर्ड्समैनशिप के प्रैक्टिस करते हुए पाता है। किसी वजह से उसके चेहरे के तासरात उसे अपने पेरेंट्स की मौत की याद दिला देता है। उस वक्त वो अभी छोटा था और ग्रेस ने अकेले माँ और बाप दोनों का किरदार निभाते हुए उसे सहारा दिया। यहाँ तक कि उनके गुजरने से पहले भी ग्रेस और विंटर ने बच्चों के तौर पर ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले ली थी। विंटर को हमेशा उसके वालिद कहते थे कि उनके ख़ानदान की पावर्स सबसे अहम सीक्रेट है, एक ऐसा राज जिसे कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। यानी हेड का पिछला एलिमेंट फैमिली का बाप खास ताकतवर तो नहीं था विंटर, मगर वो एक नेक और रिस्पेक्टेबल आदमी था जिसने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की और अपने ख़ानदान को मोहब्बत और केयर के साथ सहारा दिया। लेकिन एक दिन एक पैंडेमिक ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। एलिमेंट फैमिली भी उससे महफूज ना रह सकी। उनकी वालदा शदीद बीमार पड़ गई। उस वक्त विंटर अभी कम उम्र था, इसलिए ग्रेस ने ही आगे बढ़कर उसे तसल्ली दी और अपनी जगह उसका सहारा बनी। यकीनन ये सब ग्रेस के लिए बहुत कठिन था। बीमारी इतनी कॉन्टेजियस थी कि वो अपनी माँ के करीब भी नहीं जा सकती थी कि कहीं खुद भी न पकड़ ले। खुद खौफज़दा होने के बावजूद ग्रेस ने अपने भाई को हौसला दिया और वादा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। जब उनकी माँ की बीमारी बिगड़ती जा रही थी तब एक वाइट हेड मेज नमूदार हुआ और विंटर को एक पेशकश की। उसने कहा कि वो उनकी माँ को कवर कर सकता है, बस बदले में उसे एलिमेंट फैमिली की अजीम पावर्स का सीक्रेट चाहिए था।
देखो बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि डोंट टॉक टू अरेंज इन द वर्ड्स। विंटर एक अच्छा बच्चा था। उसने शुरू में उस आदमी की बात मानने से इनकार कर दिया, मगर जब वो दोबारा जंगल में गया तो उस मेज ने अपनी हीलिंग एबिलिटी सच में दिखा दी। विंटर अपनी माँ को बचाने के लिए इतना डिस्परेट था कि उसने वो राज बता दिया। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, मगर जब उस दिन सूरज बिल्कुल सर पर आया, एलिमेंट हाउस होल्ड के अंदर सब कुछ बदलने लगा। तो मैं बताऊँ, एलिमेंट फैमिली दिन के वक्त सबसे ज़्यादा वीक होती है। ये डिस्टर्बेंस महसूस करती है। विंटर के वालिद ने उसे छुपा दिया। उसे हुक्म दिया कि क्लोज्ड से बाहर निकलना जब तक वो खुद न बुलाए। अंदर बंद होने की वजह से विंटर देख नहीं सका कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उसने वाइट हेड मेज की आवाज़ पहचान ली और फिर खौफनाक चीखें और नॉइसेस सुनने लगा। कुछ देर बाद गार्ड ने उसे आवाज़ दी। वो बाहर आया तो अपनी वालिद की लाश ज़मीन पर पड़ी देखी। डैम, जैसे ही लगता था कि माना मजीद तक नहीं हो सकता, सब कुछ टूट गया। विंटर टूट कर रह गया। उसे लगा जैसे ये सब उसकी गलती थी, क्योंकि उसने अपने खानदान का सीक्रेट बता दिया था। अब तक वो वाइट हेड मैच कभी नहीं मिला, और आज भी सोसाइटी को एलिमेंट फैमिली के पावर्स का इल्म नहीं, यानी अब तक कोई ये नहीं जान पाया कि उसके असल इंटेंशन क्या थे। उनकी माँ को जब अपने शोहर की मौत की खबर मिली तो वो भी ज़्यादा अरसा जिंदा न रह सकी। सोचो, विंटर पहले कितना गिल्टी फील कर रहा था, और अब दोनों पेरेंट्स का बोझ उसके कंधों पर आ गया। लेकिन मॉर्निंग का वक्त ही ना मिला। वो फ़ौरन अपने वालिद की जगह खड़ा हुआ और सारी एनर्जी अपने स्टडीज में डाल दी। पहले चंद सालों में विंटर ने एक सख्त ट्रुथ सीखा। ज़्यादातर मैरिजेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर इंग्रेड अलग है। उसके बारे में वो जानता है जैसे वो उसका बचपन समझता, और एक अजीब किनशिप महसूस करता है। दोनों की ट्रॉमेटिक चिल्डहुड थे। दोनों ने मैजिक की वजह से तकलीफें उठाई, लेकिन सवाल यह है कि विंटर ये सब कैसे जानता है। मैं नहीं जानता आप लोग क्या सोच रहे हैं, मगर मुझे तो फ़ौरन कुछ आंसर चाहिए, ख़ास तौर पर इसलिए कि यह लड़का अजीब काम करता रहता है, जैसे आधी रात को एक आंख से चांद को घूरना। सीरियसली, क्या वो रिचार्ज कर रहा है या फिर कोई लोनर पावर्ड बैटरी है? मैं तो पूरी तरह कंफ्यूज हूँ। जाते हुए वो ग्रेस से टकरा गया। ग्रेस ने इंग्रेड के बारे में पूछा। दोनों को पता है कि वो क्यों यहाँ ठहरे हुए हैं, मगर ग्रेस ने विंटर को यकीन दिलाया कि उनकी गेस्ट की कोई बुरे इरादे नहीं। विंटर को तो पहले से ये सब मालूम था, क्योंकि जाहिर है वो सब कुछ जानता है, लेकिन शायद विंटर ये ना जानता हो कि इस वक्त एक पेंटोम थीफ इंग्रेड के बेडरूम में दाखिल हो चुका है। पैनिक मत करो, वो खुद उसे इनवाइट करके बुलाए है। इंग्रेड बेड से उठती है और उसे डिस्टेंस रखने को कहती है। गैस्पर मजाक करते हुए कहता है कि उसे तो वैसे भी बड़ी लड़कियां पसंद है। ओह, इंग्रेड ने उसे बुलाया क्योंकि उसे उसकी हेल्प चाहिए। गैस्पर की एबिलिटी है कि स्पेटाइल मूवमेंट, यानी वो टेलीपोर्ट कर सकता है, चाहे बीच में कोई भी फिजिकल ऑब्स्टेकल क्यों ना हो। इंग्रेड का प्लान है कि वो गैस्पर को इस्तेमाल करके मोस्ट्री सीक्रेट डोर के पीछे पहुंचे, जिसे वो खोलने के लिए बेचैन है। इंग्रेड ने गैस्पर से कहा कि वो कल नून पर वापस आए, क्योंकि विंटर ज़्यादातर रात को उस कमरे में आता है, तो दिन का वक्त सबसे बेहतर है। अगले दिन जैसे ही विंटर बाहर गया और ग्रेस अपनी ट्रेनिंग के लिए निकले, दोनों दोबारा मिले। गैस्पर ने उंगली चिटकी बजाय छपकते ही इंग्रेड को सीक्रेट रूम के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया। लेकिन अंदर जाके इंग्रेड हैरान रह गई। कमरा खूबसूरत और बड़ा तो था, मगर काफ़ी एम्प्टी लग रहा था। चारों तरफ शीशे की दीवारें और ऊपर छत में एक बड़ा सा खला, ताकि रोशनी अंदर आ सके। इंग्रेड को शक हुआ कि विंटर के पावर्स का ताल्लुक नॉलेज हासिल करने से है, शायद इसलिए वो रात को चांद को घूर रहा था। लेकिन फिर सवाल यह था कि उसने दाशा की फ्लेम कैसे इरेज किए, और अगर वो वाकई ऑल नॉलेज है तो उसका मतलब ये भी है कि उसे ये भी पता है कि इंग्रेड अंदर आ गई है। ओह बास्टिड। कुछ देर के लिए इंग्रेड बस वहीं खड़ी रह गई और फिर आस्था से माफ़ी मांगी। विंटर अपसेट नहीं हुआ। शायद उसे पहले यकीन था कि अगर इंग्रेड अंदर भी आ जाए तो उसे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मगर फिर भी ये कि उसने उसे फ़ौरन माफ़ कर दिया, और ये कि वो उसके बारे में इतना कुछ जानता है, यही सब इंग्रेड को और अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसने पूछा कि अगर वो हैरान हुआ है कि मैं यहाँ आई हूँ तो फिर उसने रोका क्यों नहीं। विंटर को सिर्फ इस बात पर हैरत थी कि उसने गैस्पर को इस्तेमाल किया, बाकी वो
कॉल मोर कलेक्टेड रहा। उसने सिर्फ पूछा, तुम्हें यहाँ आना क्यों था? तुम मेरे पावर्स क्यों जानना चाहती हो? उन्हें जानकर क्या करोगी? इंग्रैड ने अपने खौफनाक माजी को याद किया, वो तमाम टाइमलाइन जहाँ उसे प्योरली मर्डर किया गया, और उसने कहा कि वो अपने पावर्स से छुटकारा चाहती है। वो चाहती है कि विंटर उन्हें ख़त्म कर दे। विंटर ने जवाब दिया कि अगर वो कभी ना रोए तो उसे अपनी पावर्स ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मगर ये तो बहुत बड़ा आस्क है। क्या उसे नहीं पता कि इंग्रैड किस हाल से गुजरी है? इंग्रैड के पास रोने की हज़ारों वजूहात थे, लेकिन उसने कभी यूँ सोचा नहीं था। विंटर ने इतराफ़ किया कि उसके पावर्स उसकी ये ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, लेकिन वह वादा करता है कि उसे रास्ता ढूंढने में ज़रूर हेल्प करेगा। उसने सिर्फ इंग्रैड से कहा कि इंतज़ार करेगा कि ये कोई छोटा मिशन नहीं, कौन जाने ये कभी पॉसिबल भी हो या नहीं। ये कहकर विंटर चल दिया। अब भी वीकनेस का किंग। जाते हुए उसने एक आखिरी बात कही। उसने ग्रेस को गैस्पर के बारे में नहीं बताया। ये कहना वाकई टाइमली था, क्योंकि गैस्पर बेचारा उसी वक्त इंग्रैड के सामने खड़ा था, गले पर तलवार रखे हुए। ग्रेस पूरी प्रोटेक्टर मूड में आ गई। सख्त परेशान के एक इंट्रोडर थी। मेंशन के अंदर कैसे घुसा है? अलबत्ता अब भी हंसता रहा जैसे गैस्पर हो, जो इसलिए कोई सिचुएशन सब अलग था। गैस्पर हंसते हुए कहता है कि फीमेल नाइट से सामना होना कितना कूल है। हमारा ये वाकई कूल है, लेकिन शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि यह हकीकत कि वह उस वक्त उसके गर्दन पर ब्लेड रखी खड़ी है। गैस्पर फौरन वजाहत कर देता है कि वो एलिमेंट मेंशन में किसी इनविटेशन पर आया है, ना कि चोरी छुपे। यह सुनकर तकरीबन ऑब्वाइज हो जाता है कि किसने उसे बुलाया होगा। कभी किसी स्ट्रेंजर को घर आने की इजाज़त नहीं देता, तो इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी इंग्रैड पर ही आती है। गैस्पर पूरी तफसील तो नहीं बताता कि वो क्यों आया, लेकिन वादा करता है कि वो ब्रेकिंग एंड एंटरिंग नहीं कर रहा था। ग्रेस को उससे ही अंदाज़ा लग जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जो है गैस पर ज़रा सा रिलैक्स होता है। ग्रेस तलवार और ऊंची उठा लेती है। वो एक इंच भी हिलने को तैयार नहीं जब तक उसे यकीन न हो जाए कि इंट्रूडर वाकई खतरा नहीं। याइक्स! इस मौके पर तो इंग्रैड को हॉल में स्प्रिंट करना चाहिए, और बिल्कुल राइट टाइमिंग पर इंग्रैड वहाँ पहुँच जाती है। वो शॉक खड़ी रह जाती है, देखती है कि उसके हॉस्टिस और उसका असिस्टेंट एक टेंस मुकाबले में लॉक्ड है, मगर इतने में फैंटम थीफ अपनी चालाकियों पर आ जाता है। ग्रेस जरा सा ध्यान हटाती है और गैस पर वैनिश हो जाता है। पलक झपकते ही वो इंग्रैड के साथ रिपेयर करता है, ऐसे ग्राइंड करता है जैसे कोई बच्चा प्रैंक खेल गया हो। इंग्रैड शर्मिंदा होकर फौरन माफ़ी मांगती है और कंफर्म करती है कि गैस्पर ने जो कहा वो सच था। कमाल यह है कि उसकी पूरी मिस के बाद भी इंग्रैड को एलिमेंट फैमिली में रहने की इजाज़त मिल जाती है। सोचने वाली बात यह है कि वो न सिर्फ उसे एक रूम में घुसी जहाँ जाने से मना किया गया था, बल्कि एक नोटरी चीफ को भी घर में बुला लिया। मैं होती तो फौरन किक आउट कर देती, मगर गैस्पर को शायद ग्रेस पसंद आ गई है। अब वो बार बार एलिमेंट मेंशन आता है और ग्रेस को गिफ्ट देता है। ग्रेस को उसमें ज़रा सा भी दिलचस्पी नहीं है। वो हर बार उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, खासतौर पर जब वो कैपिटल में होने के बारे में बात छेड़ता है। ये फेयर काफ़ी बड़ा इवेंट है, क्योंकि यह सिर्फ कई सालों बाद मुनक्किद होता है। गैस्पर फौरन सजेशन देता है कि सब लोग साथ चलते हैं। साफ जाहिर है कि वो सिर्फ ग्रेस के साथ मज़ीद वक्त गुजारना चाहता है। एलिमेंट फैमिली आमतौर पर फेस्टिवल जाने वालों में से नहीं, मगर उस साल एक खास अट्रैक्शन है। मैजिकल आर्टिफैक्ट के ट्रेशर्ड कलेक्शन डिस्प्ले की जा रही है। यह चीज़ फौरन ग्रेस की दिलचस्पी बढ़ा देती है। वो इंग्रैड से उसकी राय पूछती है। सबको हैरानी होती है कि जब इंग्रैड फौरन एग्री कर लेती है। असल में उसने पहले ही जाने का प्लान बना रखा था। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्रैड जैसी लड़कियों को इतनी बिजी पब्लिक सेटिंग में आना चाहिए, तो फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं सोच रहे। फेस्टिवल के दिन आते ही ग्रेस को अंदाजे से कई ज़्यादा मज़ा आने लगता है। इंग्रैड भी अपने अंदर एक हल्की सी एक्साइटमेंट महसूस करती है। उसके सारे ट्रामेटिक लाइफ टाइम ने उसे कभी फेस्टिवल एंजॉय करने या सिटी में फ्रीली घूमने का मौका नहीं मिला था। लड़कियां पैर बनाकर अलग हो जाती हैं, जिससे गैस्पर और विंटर को पहली बार आपस में बात करने का मौका मिलता है।
गैस्पर कोशिश करता है कि कॉन्वर्सेशन शुरू करे, मगर प्रेडिकेटेबल बात यह है कि विंटर मूड में नहीं। वो फैंटम टीफ को कोल्ड शोल्डर देता है और सीधा इंग्रेड के पास जाकर पूछता है कि वो फेयर में क्यों आना चाहती थी। इंग्रेड पहली बार किसी ग्रैंड प्लान के बगैर यहाँ आई थी। असल में उसे अपनी सिस्टर ने इनवाइट किया था। कॉर्नेरे के इंटेंशन क्लियर नहीं थे। इंग्रेड और ऑनेस्टली इंग्रेड को समझ में नहीं आ रहा कि इनविटेशन एक्सेप्ट भी क्यों किया था उसने। मगर एक बात तो फिक्स है, इंग्रेड यहाँ नाइस खेलने नहीं आई। रैंडोल्फ फैमिली ने इस में काफ़ी फेयर सरमाया लगाया था, लिहाजा कॉर्नेलिया ने उस इवेंट को एक्सक्यूज बनाकर कोई चाल चली होगी, शायद इंग्रेड को नीचा दिखाने के लिए। फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन था कि एक गेंट कोस्टल ऑफ आइस। ये आइस कोस्टल एक वाटर मेज की पावर से शेप में कायम रखा गया था। जैसे ही सब कैस्टल को देखने पहुंचते हैं, पता चला कि गैस्पर कहीं गायब हो गया है। शायद फिर से कोई शरारत करने गया है, एज अ per यूजुअल। एलिमेंट सिबलिंग को उसकी परवाह ही नहीं। वो कैस्टल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे इंग्रेड अंदर जाने लगती है, गार्ड उसे रोक लेते हैं। यकीनन उन्हें पहले से कहा गया था कि इंग्रेड को अंदर जाने ना दिया जाएगा। यह बात हैरानकुन नहीं थी, मगर इंग्रेड अब वो लड़की नहीं रही जो टावर में कैद कर दी गई थी। उसने गार्ड को हुक्म दिया कि रास्ता छोड़ो, वो इनविटेशन के साथ आई है। मगर गार्ड को कोई परवाह नहीं। उनके मुताबिक इंग्रेड वो किस्म की पर्सन नहीं जिसे इनविटेशन के अंदर जाने दिया जाए। गार्ड तो खास तौर पर स्नो भी था। इंग्रेड ने उसकी आंखों में देखा और फौरन पहचान लिया कि कॉर्नेलिया के कंट्रोल में है। हाय रे प्रीटी सिस्टर, कुछ और ओरिजिनल सोच नहीं सकती थी। इंग्रेड के पास कुछ खास करने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। पहले ही अंदर विंटर और ग्रेस पहले ही अंदर जा चुके थे, इसलिए बस इंतज़ार करना पड़ा। खुशकिस्मती से ज़्यादा देर नहीं गुजरी। विंटर ने फौरन इंग्रेड की गैर मौजूदगी महसूस की। उसने गार्ड को सिर्फ एंटीमाइडेट किया, बगैर किसी पावर के इस्तेमाल किए। हाउस एलिमेंट की रेपुटेशन ही काफ़ी थी कि गार्ड के होश उड़ जाए। अभी वो बेचारी स्टर्फरिंग ही कर रहा था कि विंटर ने इंग्रेड का हाथ पकड़ा और सीधा अंदर खींच लिया। साथ ही गार्ड को हुक्म दिया कि आइंदा उसे रोकने की जरूरत ना करे। दयामन, इस बॉय के पास सीरियस राइज है। सिर्फ एक नज़र डाले और गार्ड के घुटने कांपने लगे। जब लड़कियां दोबारा मिली तो ग्रेस ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वह इंग्रेड से महीनों बाद मिली हो। वो अपनी अडॉप्टिव यंगर सिस्टर के लिए बहुत कंसर्न दिखाई देती है। उन्होंने फैसला किया वक्त दूसरे का हाथ पकड़ेंगे ताकि अलग ना हो, और मैं पैलेस के अंदर दाखिल हो गए। अंदरूनी हिस्सा बहुत खूबसूरत था, लेकिन जहाँ भी इंग्रेड देखती लोग उसे घूर रहे थे। जब वो विंटर और ग्रेस के साथ होती तो कोई कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल आरामदेह नहीं था। एक छोटा लड़का उनके पास से भागा अपनी माँ को ढूंढते हुए, और अचानक ठोकर खाकर गिर गया। जैसे ही वो रोने लगा, इंग्रेड फौरन घुटनों के बल उसके पास जा बैठी और पूछने लगी कि वो ठीक है या नहीं। उसे मामूली सा जख्म आया था, तो उसने अपने जवाहरात में से एक इस्तेमाल करके जख्म भर दिया और उससे कहा कि अपनी आंखें बंद कर ले ताकि वही मंजर ना देख सके। कुछ ही देर बाद उसकी माँ आ गई, जो अपनी प्यारी छोटी बेटी के साथ खींच रही थी। उसका बेटा माँ को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। आखिर ऐसा सुनने में भी अजीब लगता है कि कोई अनजान लड़की एक लम्हे में जख्म भर दे। फिर भी वो औरत इंग्रेड की शुक्रगुजार होती कि उसने उसकी बेटे को तसल्ली दी और दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। इसी दौरान कॉर्नेलिया किले में पहुंचती है। वो बहुत अच्छे मूड में थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि उसकी बहन को जलील किया गया है दाखिले से इनकार करके। उसने ड्यूटी पर खड़े गार्ड का भी शुक्रिया अदा किया कि उसने मेहनत की। जैसे ये सब काफ़ी नहीं था, उसने अपनी परसुएशन पावर इस्तेमाल करके उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसे यकीन दिलाया कि उसकी बहन खतरनाक है और वो वाकई इतनी क्राइंज है जैसे हर इंसान ही काफ़ी नहीं था। क्या उसे क्यूट एक्टिंग भी करनी है? उसके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा है जो मुझे सच लग रहा है। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या किसी और को भी शक है कि उसके पास कोई और चाल भी है? वो कौशल में कुछ देर और रुकी रहती है।
एक काइंड लुकिंग आदमी उसके पास दौड़ता हुआ आता है ताकि उसका शुक्रिया अदा करे कि उसने एक एक्वामाराइन जेम दिया। पता चला कि उसकी बेटी बीमार है और वो जेम उसकी बीमारी को कंट्रोल रखने में मददगार साबित हुआ। कॉर्नेलिया हमेशा की तरह स्वीट और इनोसेंट बनकर खेलती है, इसे जाहिर करती है जैसे वो जेम उसने दिया हो, जबकि असल में वो उसकी बहन का था। ये सब उसकी रेपुटेशन के लिए कमाल कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि वह इस मौके पर भी अपनी बहन को बदनाम करने की बात करती है। वो आदमी साफ जाहिर है कि इंग्रेड के बारे में सब रूमर्स पर यकीन कर चुका है और सोचता है कि वो बहुत बड़ी इंसान है, वो बहुत बुरी इंसान है। आपको शायद ये सुनकर ना हो कि जाशा और कॉर्नेलिया ने इंग्रेड की इमेज पूरी तरह खराब करने के लिए एक स्मेयर कैंपेन शुरू कर दिया है। अब सबको लगता है कि वो एक एवेल से छोटी लड़की है जो जाशा के साथ बुरा सलूक करती है और अब कैलीमेंट फैमिली को इस्तेमाल कर रही है। कॉर्नेलिया के दिमाग में इतना मेस है कि वो अपनी ही बनाई हुई कहानी पर यकीन करने लगती है। तो जब दूसरे लोग भी इस बात की तस्दीक करते हैं तो वो उसके कानों में म्यूजिक की तरह लगता है। लेकिन बड़ी पिक्चर ये है कि अगर वो इंग्रेड की रेपुटेशन को इतना बर्बाद कर दे तो कॉर्नेलिया की परसुएशन पावर्स और आसानी से काम करेंगे और सोसाइटी को मुकम्मल तौर पर उसके खिलाफ कर देगी। फिर इंग्रेड को मजबूरन रेंडल फैमिली के पास वापस जाना पड़ेगा और उनके लिए जेम बनाती रहेगी। इसलिए वो अपनी झूठी बातें फैलाई जा रही है, नोबल्स को एक एवेल स्माइल के साथ कायल करती जा रही है। यकीनन कैलीमेंट को पहले ही अंदाजा हो चुका है कि कॉर्नेलिया और दाशा कुछ प्लान कर रहे हैं। इंग्रेड को भी शायद ये पता है, आखिर उसकी बहन को वो खुद से बेहतर कौन जान सकता है। फेयर खत्म होने के बाद जब ये तीनों वक्ती तौर पर कैपिटल में अपनी रहाइश में शिफ्ट हो जाते हैं, ग्रेस अपनी गेस्ट को शहर की सैर के लिए ले जाते हैं। ग्रेस अब भी कुछ टेंस लग रही थी। वो इंग्रेड से पूछा कि क्या वो अब भी फेयर में जो कुछ हुआ उस पर एनॉयड है। जाहिर है जवाब हाँ ही है। वो उसकी प्रोटेक्टिव बड़ी बहन है, ये उसका लाइटरल जॉब है। इंग्रेड फिर भी ग्रेस से उसकी रिसर्च के बारे में पूछती है जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी। अब तक उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ओपेड क्लास के खिलाफ हो रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से आम लोग अभी तक रूमर से मुतासिर नहीं हुए। इंग्रेड को थोड़ा गिल्टी फील होता है कि उसने ग्रेस को अपनी बहन के साथ इस पूरी मैच में शामिल कर दिया, लेकिन एक अले होना अच्छा लगता है।